चलिए, स्मार्ट तो लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बेसिकली कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा हाल में था नहीं कि मैं दोबारा यूट्यूब पे आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके पहले डेंगू हो गया था। तो जानते हैं आप लोग, उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर जाता है और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसी कारण मैं आप लोग के सामने पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। अब मैं आप लोग के लिए एक प्लान लेके आऊँ जो आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी की बात बताता हूँ मैं आपको। अभी क्या चल रहा है, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चलेगी। तो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और आप अपने 10th की तैयारी 3 मंथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स ज़रूर ले आएंगे। ये आपको हम पे विश्वास रखना है, आपको हम पे विश्वास रखना है, ना कि किसी और पे। अरे टेंशन नहीं लो, जब तेरा भाई अपने साथ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि आखिर आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मैथ पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, तो मैं आपको सारे चीज़ बताऊँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो जो VVI केवल वही पढ़ाना है, ना कि मुझे आपको अब शुरुआत से सिखाना है। उतना नहीं सिखाना है, जो जो VVI है क्वेश्चन वही आपको मुझे सिखानी है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। स्ट्रेटेजी मतलब आप कैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए मेरे पास दिखाई देता है जी। अब मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम रहा, क्या रहा बाबू, एग्ज़ाम रहा। अब ये 10th के एग्ज़ाम में मेरे पास कितना है जी, 3 मंथ से मतलब 3 महीने बाकी है बाबू। अब इस 3 महीने में मुझे क्या करना है, कवर करना है। हल्का फुल्का मुझे इंग्लिश भी कवर करना है आपका, उतना डिटेल नहीं, हल्का फुल्का ही करना है। उसके बाद मुझे आपका हल्का फुल्का साइंस, जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन कराया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही, ना कि आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता बाबू, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद बाबू आपका साइंस हो गया। उसके बाद आपका आता है सोशल साइंस। क्या आता है बाबू, सोशल साइंस। तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सोशल साइंस। उसके बाद आता है आपका मैथ। क्या आता है बाबू, मैथ। तो मैथ मुझे उतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 चैप्टर अच्छा से मैथ पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैथ तो मैं आपको उतना नहीं करा पाऊंगा, इसलिए इसका वादा नहीं कर सकते। अब जो बचा आपका एक तो बचा आपका बाबू हिंदी। तो हाँ, हिंदी मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत। इसमें आपका व्याकरण भी कराया जाएगा, जो सेट का है व्याकरण। और एक होता है संस्कृत। तो संस्कृत भी आपका मैं करा दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी है आपकी। एक दिन में 1 से 2 वीडियोस डेली अब अपलोड होगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और आप लोग जानते हैं कि मैं अपने वादे का कितना पक्का हूँ। मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को अपने भाई बंधु जो भी है, भाई सिस्टर, भाई GF, अबे तेरी GF भी पड़ी तो GF के पास ही भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तो देख तो ले। चलिए, आप अस्थिर से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपके सामने मैं इधर क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ये जो बगल में बोर्ड है इसके बगल में क्वेश्चंस आएगी और इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। आपको रटना नहीं है भाई, समझना है। अब वैसे भी मुझे उतना लिखना नहीं है। चलिए, अब इसकी बात को समझ में आ गया होगा जी। आ जाओ भाई साहब। अब मान लिया जाए, चलिए अब मान लिया जाए ये मेरे पास क्या बोले, चलिए सबसे पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन कराते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है बाबू क्वेश्चन, आपके सामने इसका आंसर भी यहीं पे लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा और वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपके वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो बाबू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI हैं, मतलब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आई?
चलिए, तो इसके बगल में आपको दिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतिहास का मैं एक चैप्टर आपको उठा रहा हूँ और जिसको मैं शुरुआत से समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले इसमें जो लिखा रहेगा वो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, उसके बाद मैं आपको अपनी भाषा में सिखाऊंगा। तो सबसे पहला होता है इतिहास का, इसके इधर दिखाई देगा आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सबसे पहला इतिहास का आपका चैप्टर है, तो मैं आपका हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। किससे बाबू? हिस्ट्री से। दिखाई दे रहा है जी? हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ और हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इतिहास का पहला आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला क्वेश्चन इससे। तो इससे पहला क्वेश्चन निकलता है बाबू कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन इससे निकलता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकलता है? आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो दिया गया मैं आपको एक बार पढ़ कर सुना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच की एकता की भावना को बनाती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अब ये इसमें लिखा हुआ था बाबू, मुझे नहीं मालूम, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझना है कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, विचारधारा नहीं तो भावना कह सकते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी देश में रहने वाले लोगों के प्रति, क्या बोले? लोगों के प्रति, यानी देश में लोगों के प्रति एकता की भावना होना चाहिए। एकता की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? एकता की भावना। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी देश में एकता की भावना को रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अब जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल की बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब ये एकता कैसे रहेगा, तो ये एकता होना चाहिए बाबू, पहला सांस्कृतिक रूप से मतलब उसकी संस्कृति एक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त मिलती है। सांस्कृतिक, उसके बाद मान लीजिए मैंने बोला धार्मिक, तो धार्मिक रूप से भी सभी को क्या होना चाहिए बाबू? एक होना चाहिए। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से भी एक होना चाहिए। तो ये सब यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें देश में रहने वाले लोगों के प्रति एकता की भावना को क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रवाद कहते हैं। पहला बात समझ में आया? तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जरूर देखें, तो राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मिटा दें। चलिए, इस इतिहास को पॉइंट बाय पॉइंट याद करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है मेजनी कौन था, ये भी आता है आपका। अगला क्वेश्चन है बाबू, चलिए इधर से एक्सप्लेन मैं करता हूँ, क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, मैं आपका मेजनी कौन था, मेजनी कौन था। अब इसको मैं समझाता हूँ। क्यों जी लाइट कम जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, कहता है मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी एक क्या था? साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक संगठन, कार्बोनरी संगठन से जुड़ा रहा, परंतु वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। चलिए, अब जो मैंने इसमें पढ़कर सुनाया उसी को मैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो मेजनी की बात करें बाबू, तो मेजनी का पहला पॉइंट होगा कि मेजनी एक क्या था बाबू? तो मेजनी एक साहित्यकार था। पहला पॉइंट ये हो गया, मेजनी क्या था? एक साहित्यकार था। दूसरा, ये साहित्यकार के साथ साथ अरे लाइट कभी घट जाती है, चली जाती है, क्या प्रॉब्लम है भाई? लाइट, चलिए कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बोला मेजनी क्या था? साहित्यकार था। साहित्यकार के साथ साथ इसे राजनीति में भी बहुत ही रुचि थी, राजनीति में भी बहुत, यानी इसे राजनीति से भी क्या था? प्रेम था। तो 2 पॉइंट मैंने बोला, मेजनी एक साहित्यकार था, साहित्यकार के साथ साथ इसे राजनीति से भी बहुत ही प्रेम थी। आपको भी तो किसी से प्रेम होगा,
चलिए हो गया। तो राजनीति से भी से क्या था जी, प्रेम था। ये जो था कुछ दिनों तक एक संगठन थी, कार्बोनरी संगठन। ये कुछ दिनों तक कार्बोनरी संगठन से जुड़ा रहा। अब ये आपसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी यहाँ से निकल जाता है कि कार्बोनरी संगठन का संबंध किससे है, तो मेजनी से। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से है, कार्बोनरी संगठन से। ये हो गया। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट जो होता है बाबू, तो ये जो मेजनी था ये गणतंत्र में विश्वास करता था। तो ये गणतंत्र में विश्वास करता था, मतलब ये राजतंत्र में नहीं, गणतंत्र में विश्वास रखता था। तो मेजनी के बारे में ये 4 बातें समझ में आई। अरे हटता हूँ तो लाइट बढ़ जाती, क्या ऑटो फोकस पे क्या है? ओह ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज फिर मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको आराम से समझना ही है, रटना तो है नहीं। तो सबसे पहला मेजनी एक साहित्यकार था बाबू। अब ये मेजनी, पहले मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मेजनी पहला पॉइंट में मेजनी क्या था, साहित्यकार था। साहित्यकार के साथ साथ उसे राजनीति से भी प्रेम था। तीसरा पॉइंट हो गया, राजनीति वह कुछ दिनों तक कार्बोनरी संगठन से जुड़ा रहा। उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका ये हो जाएगा कि मेजनी गणतंत्र में विश्वास रखता था। ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे हमारे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दे बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट बाय पॉइंट अगर जो आप इतिहास को तोड़कर पढ़ेंगे तो आपको इतिहास कभी भी भारी लगेगी ही नहीं। अरे हटता हूँ, लाइट चली जाती है, आता हूँ लाइट आ जाती है। ये क्या है बे, क्या प्रॉब्लम था? तुम भी भाई। अगला कहता है जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थीं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दिखा। तीसरा है आपका जर्मनी, क्या बोले, जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो सबसे पहले कहता है मैं आपको इसको, तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी, पहले आपको लिखना है। दूसरा में लिखना है जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। इन सभी राज्यों की अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक एवं जातीय रूप से वह एक नहीं थे। चलिए अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। ये तो आपका बुक का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। तो चलिए सबसे पहले कहता है जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी। ये तो पहले पॉइंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित बाधाएं थी, जैसे जर्मनी जो था ये 300 छोटे छोटे, क्या बोले, छोटे छोटे राज्यों में, जर्मनी जो था 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। क्या हो गया था, विभक्त हो गया था, मतलब बट गया था। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा में आपको लिखना है ये जो जर्मनी था अब 300 छोटे छोटे राज्य में बट गया। जैसे मान लीजिए भारत की बात बताए तो भारत 29 राज्यों में बटा है, तो सभी राज्यों की अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा ना जी। सभी जातियों की अपनी सोच क्या होगी, अलग होगी। मतलब ये 300 छोटे छोटे राज्यों की जो अपनी विचारधारा थी, मतलब ये सभी की विचारधारा थी, यानी सोच था, वो सब क्या था, अलग अलग था। यानी ये सभी की धर्म जाति। उसके बाद तीसरा पॉइंट में ये धार्मिक एवं, क्या बोले, धार्मिक एवं जातीय रूप से, धार्मिक एवं जातीय रूप से एक नहीं थे। मतलब यह धार्मिक एवं जातीय रूप से एक नहीं था। कौन, जर्मनी, क्योंकि 300 छोटे छोटे राज्य में अब सभी की विचारधारा क्या होगी, अलग अलग होगी। जनरल सी बात है भाई साहब, बात समझ में आया जी? आया, हाँ जी। चलिए मिटा दे। वो नदियों पहाड़ सजनता थाना, ठीक है, मिटा देते हैं। ये हो क्या, आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दिया जाएगा और आपका आंसर भी वहाँ पे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। ओ नदियों पार सजन दा थाना, ये तो बुक की बात होती है। चलिए अगला कहता है बाबू,
अगला है आपका, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। एक दिन में ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन कराऊंगा। स्मार्ट लग रहे हो? अरे थारा भाई जोगिंदर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका बाबू, दिखाई देता है जी? हाँ जी, चौथा क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? क्या है या कब से कब तक चला था? तो मेटरनिक कौन था और मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थन करता था। मेटरनिक को उसके मेटरनिक को नेपोलियन द्वारा स्थापित किया गया एकता पसंद नहीं था। ये आपकी किताब की, मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। इसने इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अलग अलग राज्यों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो इसी युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। अब सबसे पहले, ये तो आपकी किताब की भाषा थी बाबू, अब मेरी भाषा में समझ लो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जी? चलिए, मेटरनिक युग क्या था? तो मेटरनिक की बात करें तो मेटरनिक एक पुरातन व्यवस्था, क्या बोले? पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। मतलब ये जो मेटरनिक था, ये पुरातन व्यवस्था मतलब जैसे पहले से चलती आ रही है उसी को सपोर्ट करता था। उसके बाद जो था, अब ये मेटरनिक को जो नेपोलियन ने दूसरा बात है, नेपोलियन बोनापार्ट, क्या बोले बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी में एकता लागू किया था। मतलब जो ये जर्मनी में राज्य करके वहाँ के लोगों में एकता किया था, वो इसे पसंद नहीं था। तो इसने क्या किया कि जर्मनी को छोटे छोटे मतलब अलग अलग राज्यों में बांट दिया। तो किसने? मेटरनिक ने जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों में, क्या बोले बाबू? छोटे छोटे राज्यों मतलब अलग अलग राज्यों में बांट दिया। और वहाँ इसी युग को मेटरनिक युग भी कहा जाता है। अब मेटरनिक युग कब से कब तक चला था? तो 1815 से लेकर 1848 के युग को, 1815 से लेकर 1848 के युग को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मेटरनिक युग कहते हैं। यानी 1815 से लेकर 1848 के युग को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। इतना दूर में कोई आपको समस्या, कोई आपत्ति? हैव यू एनी डाउट? यस और नो? नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन, अरे ये बहुत बड़ी है जी। चलिए कोई बात नहीं, ये 4 ही आज आप संतोष कीजिए भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों क्वेश्चन में आपको कोई समस्या तो एक दिन में 4 से 5 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए मैं आप लोग से अलविदा लेना चाहूँगा। चलिए जी, इसको मिटा दें। ये बात समझ में आ गई? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक, चलिए मिटा देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, कि जैसे मान लीजिए आप 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, आपका बायोलॉजी कोई भी पार्ट में और जो कुछ भी डाउट हो, हैव यू एनी डाउट इन एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स को छोड़कर, एक्सेप्ट फिजिक्स, कोई भी अगर जो डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे उस व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो नंबर लिख लीजिए भाई साहब, 8155। आप इस पे डाउट कर सकते हैं। ये मेरा डाउट नंबर रहा, डाउट नंबर, यानी आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप हम पे भरोसा रखिए। चलिए तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त भाई सभी को
बताइए भाई।